नमस्कार दोस्तों, आइए हमारे एक और YouTube लाइव सेशन में आपका स्वागत है। और जैसा कि मैंने आपसे प्रॉमिस किया है कि नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री के एक से एक लेजेंडरी लीडर से आपकी मुलाकात कराऊंगी। आज का दिन भी कुछ ऐसा ही खास है। पर जैसा कि मैं अपने हर सेशन की शुरुआत एक कहानी से करती हूँ, आइए सुनते हैं एक कहानी। दोस्तों, एक राजा था, उसको शिकार का बहुत शौक था और हर आए दिन शिकार करने जाया करता था। जब वो शिकार पे जाता था, पूरा रेला उसके साथ जाया करता था। उसमें एक हाथी भी होता था, क्योंकि अगर कोई बड़ा शिकार किया जाएगा तो उसको फिर उस हाथी पे लाद करके लाया करते थे। तो ऐसे ही राजा एक बार एक शिकार करने गया, वहाँ पे काफ़ी दूर तक निकलते चले गए और वो शिकार जो हाथी था वो नहाने के लिए गया, तालाब में नहाने के लिए उतरा और बस उन्हें पता नहीं था, किसी को पता नहीं था कि उस तालाब में दलदल है। वो हाथी उस दलदल में फंसता चला गया। दोस्तों, वो जोर जोर से चिंगाड़ने लगा, सारी की सारी जो फौज थी वो सकते में आ गई। सबने कोशिश करी, वो हाथी उस राज्य का सबसे बड़ा और राजा का सबसे दिल अजीज हाथी था और एक तरफ वो चिंगाड़ रहा था, परेशान हो रहा था और सारी की सारी फौज में पैनिक बटन दब गया था। सब परेशान थे, तरह तरह से कोशिश की जा रही थी, पर इतने बड़े हाथी को दलदल में से निकालना कोई आसान बात तो नहीं था। राजा परेशान से सबसे बात करने लगे। तभी एक मंत्री ने एक सजेशन दिया। जब लगने लगा कि बस अब हाथी किसी भी वक्त इतना दब जाएगा दलदल में कि कभी वापस बाहर निकाला नहीं जा सकेगा, उसे बचाया नहीं जा सकेगा, उस वक्त एक मंत्री को एक आइडिया आया और उसने कहा कि जो युद्ध में नगाड़े बजते हैं, ढोल बाजे बजते हैं, वो युद्ध के वक्त का जो म्यूजिक होता है वो संगीत पैदा करो। दोस्तों, इंतज़ाम किया गया, ढोल बाजे नगाड़े सब जोर जोर से युद्ध का बिगुल बजाए जाने लगा और जैसे वो माहौल बना, वो युद्ध का माहौल बना, वो हाथी उत्साह में आ गया। उसने अपना सारा जोर लगाया और दोस्तों अपनी ही ताकत से वो उस दलदल से बाहर निकल के आ गया। क्या था ये? वो हाथी पहले भी दलदल में था, बाद में भी दलदल में था। वो हाथी पहले भी ताकतवर था, वो हाथी बाद में भी ताकतवर था। वो अपनी जान के कारण, उसको जान के लाले पड़ गए थे। मेहनत पहले भी कर रहा था, मेहनत बाद में भी कर रहा था। तो क्या अंतर हुआ था जब युद्ध का बिगुल बजा? तो दोस्तों, जब युद्ध का बिगुल बजा, उस हाथी के दिमाग में जो एक वो पैटर्न था, जो एक माइंडसेट था कि उसको विजय नाद की आदत थी, उसको उस युद्ध में एक्शन में आ जाने की आदत थी। तो जैसे ही वो सपना जागा, वो उत्साह जागा, जैसे ही सपने ने अपना रंग दिखाया हमेशा की तरह, उस हाथी में उत्साह का जैसे ही सर्जन हुआ, उसकी सारी ताकतें लौट करके आ गई और वो उस दलदल को मात करता हुआ बाहर निकल आया। हमारी ज़िंदगी में भी ऐसा ही होता है कि जब हम सपनों से भर जाते हैं, जब हम उत्साह से भर जाते हैं, तो वही दुनिया, वही लोग, वही ज़िंदगी, वो ही सारी परेशानियां, वही सारी मजबूरियां, हर चीज़ पीछे छूट जाती है और हम आगे निकल जाते हैं। हमारी सफलता बढ़ती चली जाती है। और जिस लीडर से मैं आज आपको मुलाकात कराने वाली हूँ, उन्होंने हर पल ये साबित किया है कि अगर सपना देख लो, अगर सपने का उत्साह दिल में भर लो, तो सब कुछ पाया जा सकता है, हर सपना पूरा किया जा सकता है। दोस्तों, मैं बात कर रही हूँ मोदी केयर के ग्लोबल ब्लैक डायमंड डायरेक्टर, स्मैक अचीवर, वन सिया आज़ादी क्लब लीडर प्रमोद आचार्य जी की। हम पेश करते हैं आपके सामने हिंदुस्तान के मसीहा, नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री के मसीहा कहलाए जाने वाले। नमस्कार प्रमोद जी। नमस्कार मैडम, नमस्कार, प्रमोद जी, थैंक यू सो मच। प्रमोद जी, आपको दो तीन बातें अपनी दिल की आज बताना चाहती हूँ जो आज तक आपसे भी नहीं कही हैं। आप जब मिले ना, तो इस इंडस्ट्री से और भी ज़्यादा प्यार हो गया। एक अच्छा सा, सीधा सा, सादा जीवन, उच्च विचार की कामना करने वाला, उसी का सपना देखने वाला इंसान, इतना एटीट्यूड ऑफ ग्रेटिट्यूड से भरा हुआ इंसान और सादगी से लोगों को प्यार करने वाला इंसान, इतनी बड़ी सफलता पाता चला गया कि एक सदाचार में भी भरोसा बढ़ गया और इस इंडस्ट्री की ताकत में भी भरोसा बढ़ गया कि अगर प्रमोद जी जैसे सच्चे दिल के इंसान, जिन्होंने कभी कुछ गलत नहीं किया, कभी किसी के साथ गलत नहीं किया, अगर वो इस बिजनेस में सफल हो सकते हैं, तो ये बिजनेस सचमुच करने लायक है। और यही कारण है, आप इंडस्ट्री के दिल अजीज हैं। लोग मुझे मान देते हैं, मुझे सम्मान देते हैं मेरी सफलता के कारण, पर आपको मान और सम्मान देते हैं आप जो उन्हें फील कराते हैं, आप जो उनको प्यार करते हैं, उसके कारण। और यही कारण है, करोड़ों लोगों के दिलों पर आप राज करते हो। प्रमोद जी, आपका हमारी ज़िंदगी में आने का शुक्रिया, नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री को अपनाने का शुक्रिया और इस चैनल पर आज अपने दिल की बातें शेयर करने के लिए आने का शुक्रिया प्रमोद जी। थैंक यू मैडम, थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी।
थैंक सो मच। वेलकम वेलकम प्रमोद जी। बहुत सारी बातें करेंगे दिल की, बहुत सारी बातें करेंगे बिजनेस की। आप मोदी केयर के वन ऑफ द ग्रेटेस्ट सक्सेस स्टोरी हो और आपके सक्सेस मंत्रा लोगों के बहुत काम आएंगे। बट शुरू में मैं जानना चाहूँगी आपका फैमिली बैकग्राउंड, मतलब कहाँ से हैं आप, और ये जो ताकतें आपको आई हैं वो कहाँ से आई हैं? अपने परिवार के बारे में कुछ बताइए सर। यस मैम, मैं एक लोअर मिडिल क्लास फैमिली से हूँ। मेरा जो दादाजी वो उड़ीसा के एक छोटा सा गांव में एक वैद्य थे। वो चाहते थे अपने बेटा को अच्छा पढ़ाएंगे। मगर जब मेरा पिताजी को 9 साल उम्र हुआ था, मेरा दादाजी गुजर गए। तो मेरी दादी माँ दादाजी का जो भी प्रॉपर्टी था, जो लैंड का प्रॉपर्टी था, उसको बेच बेच के मेरा पिताजी को इंजीनियर बनाए। और मेरा पिताजी उड़ीसा गवर्नमेंट में एक इंजीनियर बने। उड़ीसा गवर्नमेंट में नौकरी कर रहे थे। फिर उनका शादी हो गया। तो शादी के बाद मैंने पहले पैदा हुआ। और उसके बाद मैंने मेरा नीचे 8 बहन है, और माँ, दादी माँ और पिताजी। और उसके साथ साथ मेरा पिताजी का जीजा और सड़ू एक्सपायर कर गए थे। उनके 4 बच्चे को लेके पिताजी हमारे घर में रखे थे, यानी कि हमारा कजिन ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। तो इसे कुल मिलाकर हम लोग 16 लोग थे हमारे परिवार में। और कमाने वाला था पिताजी अकेला। जब मैं क्लास 8 में पढ़ता था, मुझे समझ में आ गया था कि हमारा परिवार में पैसों की दिक्कत है। और बस पिताजी मुझे भी इंजीनियर बनाना चाहते थे। जैसे जब मैं स्कूल में टीचर पूछता ना कि बेटा तो बड़ा होने के बाद क्या करेगा, मैं भी बोलता था इंजीनियर बनूंगा। बस यही है हमारा परिवार के बारे में। प्रमोद जी, एक आम हिंदुस्तानी परिवार को रिप्रेजेंट करता है आपका परिवार। वही छोटा सा परिवार शुरू होता है, परिवार बड़ा, आमदनी कम, खर्चे ज़्यादा, और जो सबसे बड़ा घर परिवार का होता है वो जिम्मेवारियों के बोझ तले दबता चला जाता है। मैं समझ सकती हूँ। बट फिर भी प्रमोद जी, आपकी जो पर्सनैलिटी है ना, जो आपका ओरा है, वो एक बहुत बहुत खानदानी, जिसको कहते हैं ना कि हाँ, एक जहाँ वैल्यूज़ होती हैं, जहाँ के वैल्यू सिस्टम सेट होते हैं, आपके पूरा ओरा उस वैल्यू सिस्टम को रिप्रेजेंट करता है। तो कुछ अपनी लाइफ के एक्सपीरियंसेस बताइए जिन्होंने आपको वो बनाया है जो आप आज हैं सबके दिल अजीज। ओके मैडम, मैं पहले बताता हूँ। जब मैं क्लास 8 में था, जैसे मैं बता रहा था, तब मैं ट्यूशन हो रहा था, मैथमेटिक्स का ट्यूशन हो रहा था। और ट्यूशन फीस था सिर्फ 20 रुपया, और मेरा पिताजी 20 रुपया दे नहीं सके। मुझे ट्यूशन से निकाला दिया गया। तो फिर मैं गुस्सा करके पूरा गुस्सा हो गया और पिताजी को बोला कि पिताजी, मुझे आप पढ़ाने के लिए क्यों पैसा दे नहीं सकते हो? अगर पास में पैसा नहीं है तो हमारे जो 4 कजिन है हमारे घर में, उसको निकाल दो। तो पिताजी गुस्सा होकर मुझे थापड़ मारे। फिर उसका बाद मुझे समझाने लगे कि बड़ा तू एक बार सोच ले, अगर मैं आज मर जाऊंगा तो तेरा क्या कौन करेगा? उन्होंने हमारा रिश्तेदार है, उनका पिताजी नहीं है। तो अगर उन लोग को थोड़ा इंसान बनाने के लिए मैं थोड़ा सैक्रिफाइस करता हूँ, और तुम लोग को अगर सैक्रिफाइस की वजह से थोड़ा तकलीफ होता है, तो मैं जो पुण्य कमाऊंगा ना, हमारा परिवार को जो पुण्य आएगा, ये पुण्य तुमको जिंदगी में इतना खुशी दिलाएगा जो तुम अभी सोच नहीं सकते हो। तो तब से मैंने पिता से ये सीखा कि दूसरे के लिए मदद करना, सैक्रिफाइस करना। और मेरा पिताजी तो सैक्रिफाइस नेचर के थे, वहां से मुझे सीख मिली। मगर उसके बाद मैंने जो पढ़ाई का मेरा इंटरेस्ट कम हो गया, क्योंकि मेरा एक चीज समझ में आ गया, पिताजी इंजीनियर होते हुए भी परिवार चलाना उसको मुश्किल होता है। तो दैट डे आई डिसाइडेड टू गो फॉर बिजनेस। तो पढ़ाई से इंटरेस्ट तो चला गया। फिर मैं गलत संगत में आ गया। क्लास 9 से मैंने गलत संगत का आ गया। तो फिर क्लास 10 तक दादागिरी शुरू हुआ। उसके बाद मैं कॉपी करके पास किया। उसके बाद कॉलेज में जब गया, और साथ में तो कोई नहीं थे, माँ बाप कोई तो नहीं थे, मैं अकेला जाके घर किराया लेकर रहा। वहां मेरा दादागिरी करना बहुत बढ़ गया। उसके बाद 6 महीना 7 महीने के बाद वो कॉलेज से मुझे कॉम्पनसेट से मिला। उसके बाद मैंने दूसरा कॉलेज को आया। 1 साल तो मेरा बेकार हुआ, उसका दूसरा कॉलेज को आया। और वहां भी फिर शुरू हो गया बदमाशी। और कॉलेज में इतना बड़ी झगड़ा हुआ, और झगड़ा में मैं जो भी किया उसमें मुझे पछताना पड़ा बहुत, क्योंकि मेरे वजह से कुछ लोगों को बहुत तकलीफ हुआ। तो मुझे एहसास हो गया कि मैं जो कर रहा हूँ, जो रास्ता में जा रहा हूँ, गलत है। तो मेरा माइंड को मैं चेंज किया, और जिन जिन लोगों को मारपीट किया था, जिनको गाली गलौज किया था, मैं सबके पास जाके माफी मांगा। और मैंने फिर उसमें एक लड़की भी थी जिसको मैं स्कूल में बहुत तकलीफें डाला था, उसे कमेंट मारा था। वो था उनकी नाम है निहारिका, जो मेरे बाद में पत्नी बनी। उनके साथ रिश्ता कैसे बना कि मैं भी जब गया था ना उसको माफी मांगने के लिए, तब से हमारा रिश्ता शुरू हुआ। तो मुझे वहां 2-3 सीख मिली। सबसे पहला कि मन लगा के पढ़ना चाहिए, स्टूडेंट की करियर में कोई बदमाश करना नहीं चाहिए। दूसरी, जो प्यार करना मुझे सिखा दिया कि जिंदगी में कुछ खास बन के दिखाने अपनी पत्नी को या गर्लफ्रेंड को,
जिन्हें कुछ खास बन के दिखाना है। फिर उसके बाद मैंने कसम लिया कि मैं अच्छा से पढ़ाई करूंगा, मगर तब मैं था सेकेंड ईयर में, और फिर उसको भी मैं नकल मार के पास किया, मैट्रिक तो नकल मार के पास किया था। फिर मैं जब ग्रेजुएशन किया, मुझे पिताजी अपने पास ले लिए, फिर वो कसम लेके गया कि मैं पढ़ाई करूंगा एक बार। वहां 3-4 में तो मैं पढ़ाई किया, मगर उसके बाद क्या अपने कॉलेज में स्ट्राइक शुरू हुआ। मैं फिर वहां स्ट्राइक में फिर भाग ले लिया, और वो कॉलेज के स्टूडेंट मुझे नेक्स्ट ईयर मुझे कॉलेज यूनियन की प्रेसिडेंट बना दिए। तो वहां से एक सीख मिला कि जिंदगी में लीडरशिप लेना बहुत जरूरी है। अगर आप लीडरशिप लेते हो, आपको आगे जाना बहुत आसान हो जाएगा। फिर यार उसके बाद शादी किया। शादी मेरा शादी का अजीब सा शादी था। अभी का मेरा माँ बाप और सास ससुर कोई राजी नहीं था हम लोग को शादी कराने के लिए। फिर हम दोनों ने डिसाइड किया कि गांव छोड़ के चला जाएंगे। फिर ये डिसाइड किए कि रात को छुप के जाना, नहीं जाना है तो सबके सामने जाना है। तो मैं मेरा निहारिका को बोल दिया कि मैं इतना तारीख को आ रहा हूँ, और एक बात चारों तरफ हला हो गया। कम से कम जो डेट था ना, वो डेट को कम से कम हमारा गांव और हमारे गांव के आसपास के लोग कम से कम 5,000 लोग तो आ गए थे वो दिन। मैं गया निहारिका की घर पे गया, फिर बुलाया तो आ जाओ। उनके घर के सामने एक मंदिर था, और मंदिर में वहां फूल की माला पहना के 5 मिनट के अंदर शादी हो गया हमारा। जब मंदिर से बाहर निकला, हमने देखा कि लोग चारों तरफ लोग हैं, मे बी मोर देन 5,000 पीपल। तो वहां से मुझे सीख मिला, अगर सच्चे दिल सब कुछ करते हो ना, अपने आप को रास्ता मिल जाता है, हिम्मत भी अंदर से आ जाती है। उसके बाद आया फिर जो बिजनेस लाइन में था, मैंने रातों रात अमीर बनेगा वो सोच था, बहुत पैसा कमाने का सोच था, मगर मेरे गलती की वजह से मैं बहुत बड़ी रिस्क ले लिया। और जिंदगी पहला बिजनेस में इतना बड़ा मैं रिस्क उठा लिया, और वो मेरे गलती की, मेरे लालच की वजह से मैं बहुत बड़ी कर्जा में फंस गया। तो वहां से मुझे सीख मिला कि जिंदगी में कोई शॉर्टकट नहीं मारना। देयर इज नो शॉर्टकट इन लाइफ। क्योंकि एक इंजीनियर बनने के लिए, डॉक्टर बनने के लिए उनका पीछे कम से कम 5-10 साल की मेहनत लगता है। ये क्रिकेट प्लेयर बनने के लिए उनका पीछे भी 10-12 साल की मेहनत लगता है। तो वहां से मुझे सीख मिला, तो वहां से मुझे पेशेंस भी मिला कि जिंदगी कुछ करना भी चाहिए, थोड़ा टाइम लगेगा। उसके बाद जब मेरा बिजनेस गिरने लगा, फिर दिन आया मेरा सब बिजनेस बंद हो गया, पास में कोई कुछ भी पैसा नहीं था। लोगों ने मुझे कर्जा मांगते थे। वो टाइम की बात करता हूं, उस टाइम मेरा बड़ी बेटी की तबीयत खराब हुई, तो उनको इलाज कराने के मेरे पास पैसा नहीं था। तो आखिर वो भी सालों से, वो चला जाने के बाद फिर मैं और मेरा बीबी मेंटल बहुत डिस्टर्ब हो गए। फिर उसका कुछ दिन के बाद मेरा पिताजी की तबीयत खराब हुआ, उनका भी इलाज करा नहीं सका, उनकी लाश जलाने के लिए मेरे पास पैसा नहीं था। फिर पिताजी गुजर जाने के बाद 8 बहनों की जिम्मेदारी, शादी और पढ़ाई की जिम्मेदारी मेरा ऊपर आ गया। तो वहां से मुझे सीख मिला कि जिंदगी में भगवान जो रिस्पॉन्सिबिलिटी देते हैं, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी अगर सही तरीका से निभा लिए, तो आप जिंदगी में कभी ना कभी कुछ ना कुछ बड़ा करके आप दिखा देंगे, जो मैं पिताजी से सीखा था। तो आज भगवान की दया से उन्होंने सब सही सलामत है, वहां से सीख मिला था। फिर उसके बाद एक टाइम आया, तो पता नहीं कभी लोगों ने कुछ लोग कर्जा किए कि होंगे, नहीं किए होंगे, मगर जब कर्जा कोई करता है ना, एक कर्जा को चुकाने के लिए दूसरा कर्जा लेना पड़ता है, दूसरा कर्जा को चुकाने के लिए तीसरा कर्जा लेना पड़ता है। तो इससे होते होते मेरा पांव इतना, मैं इतना कर्जा में डूब गया, तो लोगों को मुंह दिखाने के लिए भी मेरा पास वो हिम्मत नहीं था। उस टाइम की बात करना चाहता हूं। तो मैडम, जब मैंने घर की किराया भी देने सकता था सही टाइम पर, बच्चे के स्कूल ड्यू सही टाइम पर देने सकता था, मुझे बार बार बेइज्जत होना पड़ता था। तो तब से ये सीख मिला कि जिंदगी में जिसको जो देना है ना, उसका पहले आपको दे दो, कम से कम इज्जत तो बच जाएगा। उसके बाद मैंने निहारिका को गांव में छोड़ा। मैं बोला तुम जाके गांव में जाके मेरा घर में रह लो, अब 6 महीने तक मुझे टाइम दो, मैं कुछ करके दिखा दूंगा, तब ले आऊंगा। मगर गांव में उसको तकलीफ हुआ, तो वहां से एक सीख मिला, चाहे आपके पास कितना भी तकलीफ क्यों ना हो, कभी पत्नी को अपने पास से छोड़ना नहीं चाहिए। और उसके बाद जब बीबी मेरे गांव में थी, तब मुझे बहुत बार भूखा रहना पड़ा था। एक बार मुझे 2.5 दिन तक भूखा रहना पड़ा। मैडम, वो जो 2.5 दिन की भूख का जो दर्द होता है ना, इतना भयानक होता है। तो तब से मुझे सीख मिला कि कोई भी अगर भूखा इंसान, मैं कसम लिया था, कोई भी अगर भूखा इंसान मेरे सामने आ जाएगा, चाहे मेरे पास जो भी होगा, मैं कम से कम उसको खिलाने की कोशिश करूंगा, और खिलाऊंगा भी जरूर। वो सीख मिला था। फिर उसके बाद जब एक दिन मेरा बीवी बच्चों को खिलाने के मेरे पास पैसा नहीं था, वो दिन मेरा आपको खुद का संभाल नहीं सका, मैंने डिसाइड किया कि सुसाइड करने के लिए, मगर वो सुसाइड भी कर नहीं सका। फिर वापस आ गया वहां से मुझे 3 चीज सीखने के लिए मिला। नंबर 1, अगर पास में जुनून है ना कुछ करने का, भगवान उनको मरने भी नहीं देगा, भगवान को किसी न हालत पे बचा के रखेगा। नंबर 2, ये मुझे सीखने के लिए मिला कि अगर सामने अगर हर रास्ता बंद हो जाता है, उसके बाद भी कोई ना कोई रास्ता रहता है जो आपको आगे खींच के लेने के लिए।
तीसरा चीज मुझे सीख मिला कि अगर कोई इंसान, अगर आपके पास वो चाहत है ना कुछ करने के लिए, और जिंदगी की जो सबसे आपका बुरा दिन होता है, वही बुरा दिन आपकी जिंदगी का सबसे बेस्ट दिन होता है। क्योंकि जब बुरा दिन में साथ में कोई नहीं रहता, सिर्फ आप और आपके भगवान, तो तभी भगवान को जो मांगोगे ना, भगवान जरूर उसको दिला देंगे। ये तीन चीज मुझे यहां सीखने के लिए मिला था। फिर उसके बाद जिंदगी में बहुत, अगर मैं जो जिंदगी में जितना बुरा वक्त आया था, जितना अप्स एंड डाउन आया था, अगर मैं सबको कनेक्ट करता हूं, मुझे यही लगता है आज का तारीख में कि तब मुझे भगवान मेरा टेस्टिंग ले रहे थे, भगवान मुझे तैयार करा रहे थे ताकि मैं जिंदगी कुछ बड़ा हासिल कर सकूं। बस यही सब सीखा था मेरी जिंदगी में। प्रमोद जी, आप, क्या बताऊं, मतलब एक मेरे को ऐसा लगता है जैसे ब्लॉकबस्टर मूवी बन सकती है आपकी स्टोरी पर। तो इट्स मतलब इसमें इतना दुख है पर इतना सुख है, इतनी मेहनत है, इतनी हिम्मत है, इतने गट्स हैं, इतना करेज है। मतलब एक एक फिल्मी हीरो, मैंने कोई कहानी इससे बेहतर देखी ही नहीं कि एक व्यक्ति इतनी तकलीफों से भी निकल करके फिर भी अपनी उन 8 बहनों की, अपने परिवार की, हर भूखे इंसान की जिम्मेवारी ले लेने को तैयार हो जाता है और जुनून के साथ ऐसा कुछ करना चाहता है कि सचमुच एक दिन मरना चाहे तो मर भी नहीं पाता है। आई एम सो टच प्रमोद जी। अ, आपने इतना कुछ किया, पर आपकी प्रोफेशनल लाइफ क्या थी? मतलब आप मोदी केयर में आए उससे पहले की आपकी प्रोफेशनल लाइफ क्या थी सर? मेरा पहला बिजनेस था एक रेस्टोरेंट, छोटा रेस्टोरेंट से। उसके बाद जो बता रहा था कि बड़ा रिस्क ले लिया है, इस तरह मैं 32 किस्म के बिजनेस किया था मोदी कर से पहले। 30 मेरा मोदी कर, मेरा बिजनेस नंबर 33 है। और एग्जैक्टली मोदी कर से पहले की मैं बात करूं, मैं जब सुसाइड करने के लिए अटेम्प्ट किया था ना, उसके बाद मेरा पास था नहीं कुछ, तब आके LIC एजेंसी शुरू किया था। मैं वहां बहुत अच्छा किया, बहुत अच्छा किया वहां, मगर जो पैसा आता था वो पैसा मेरा परिवार को सफिशिएंट नहीं होता था। तो इसलिए मैं रात को एक फास्ट फूड काउंटर बनाया, जो दिन में मैं LIC एजेंसी किया, फिर रात को मैंने फास्ट फूड बिजनेस चलाया, और वो फास्ट फूड बिजनेस इतना अच्छा चला, बहुत अच्छा चला। मैं 1 साल में 3 बहनों की शादी करवा दिया था। मगर सेकंड नेक्स्ट ईयर क्या प्रॉब्लम आया, मेरा दुकान की चारों तरफ कम से कम 4-5 दुकान लग गए। जब दुकान लग गया फिर मेरा बिजनेस गिरा। अगर मैं एग्जैक्टली 22 साल पहले की बात करूं, मेरा टोटल LIC का कमीशन और ये दुकान का जो प्रॉफिट आता था, कुल मिलाकर 17 से 18 हजार इनकम आता था। मगर मैं मेहनत करता था रोज 15 से 16 घंटा। एक्चुअल फ्यूचर बिल्कुल अंधेरा लगता था, समझ में नहीं आता था मैं क्या करूं। सच यही था मैडम, मैं अपॉर्चुनिटी ढूंढ रहा था, भगवान को प्रे करता था, भगवान मुझे एक मौका दो, मुझे एक मौका दो ताकि मैं कुछ करके दिखा सकूं। तो बस एक दिन गया था LIC पॉलिसी बेचने के लिए, मैं उनको समझा रहा हूँ LIC के बारे में, तो इमीडिएटली पति पत्नी बैठे थे, तो उन्होंने वो बोले कि एक बढ़िया बिजनेस है, अगर आप करेंगे तो पार्ट टाइम करके लाखों कमाएंगे। तो उनकी बात मेरा बिल्कुल सर के ऊपर चला गया। मुझे लगा कि नहीं यार, ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि मैं 15-16 घंटा मेहनत करके कमाता हूँ 17-18 हजार। तो मेरा मन में क्या है, मेरा छोड़ो यार, उनको बोलने दो, मैं तो मेरा LIC पॉलिसी करके लेके चला जाऊंगा, मुझे 50 से 100 रुपया कमीशन मिलेगा। तो फिर मैं समझाने लगा। जब मैं इसको समझा रहा था, इमीडिएट वो आदमी बोला कि भैया आप ही कमा सकते लाखों में। एक्चुअल वो जो आप कमा सकते लाखों ना, वो मेरा दिल तक पहुंचा, क्योंकि मैं इतना जिंदगी में फेलियर था मैडम। मुझे कोई कभी नहीं बोले थे कि तो लाखों में कमा सकते हो। देन मैं उसको पूछा कि भाई बोलो तो कैसे होगा। उनका कहना था कि तुम्हारे घर में वॉशिंग पाउडर यूज करता हूँ, करता हूँ ना, कहां से लाते हो दुकान से, ना कब तक लाएगा जिंदगी भर, ना तुम जहां से मिला वॉशिंग पाउडर वो सिर्फ तुम्हारा कपड़ा साफ करेगा। और ये है मोदी कर की वॉशिंग पाउडर, मोदी कर जो वॉशमेंट वो हमारा हाथ को दिया, मेरा हाथ को दिया वो। तो उसके बाद एक्चुअल पैकेजिंग बहुत मुझे अच्छा लगा। मैंने बोला इतना प्रोडक्ट बाहर ही नहीं मिलता है, अगर ये खराब पड़ा तो क्या होगा, ना तुम्हें काम करना, थोड़ा यूज करना, अच्छा नहीं लगा तो वापस पूरा पैसा ले लेना। ये बात मुझे अविश्वास लगा था, क्योंकि तब तक मुझे मालूम नहीं था कि प्रोडक्ट यूज करके वापस करेंगे तो वापस पैसा मिल जाएगा। तो फिर दिखा कि समीर साहब लिखे थे कि प्रोडक्ट के ऊपर सिग्नेचर के साथ लिखे थे वो कि 100% सेटिस्फेक्शन गारंटी है, नहीं तो पैसा आपको वापस आएगा। तो उसको पढ़ने के बाद मेरा थोड़ा मैं कनेक्ट किया, क्योंकि मैं मोदी जेरस के नाम सुना था, मोदी ग्लास के बारे में सुना था। तो मैं थोड़ा कनेक्ट किया, मुझे लगा कि हाँ अच्छा है। मैं बोला कि मुझे तो समझाओ। वो बोले कि मैं भाई 2-3 दिन पहले ज्वाइन किया, मुझे कुछ मालूम नहीं। उसका सीनियर के पास लेके गया, जिनका नाम मिस्टर नायक, आपको जानते हैं। मिस्टर नायक ने मुझे समझाया, मैं उनका शाम को उनका घर में पहुंचा। पहुंचने के बाद जब वो समझाने शुरू किया कि शाम तक, शाम हो गया था, तो उसका करंट भी चला गया। घर में कैंडल था उनका, घर में हाफ कैंडल, उसको लगाए, वो भी फिर बुझ गया, खत्म हो गया। तो अंधेरा में हम लोग बात करते अराउंड अराउंड 2.5 ईयर, 2.5 घंटा तक हम लोग अंधेरे में बात किए थे। मैं सवाल पूछा था, जवाब देते थे। और मैडम में जब डिटेल्स में समझा ना, मुझे यही लगा कि कई सालों से मैं जो ढूंढ रहा था ना, वही चीज इसमें है।
तो इमीडिएटली ऑन द स्पॉट आई डिसाइडेड। मैं आज आपको एक बात बताना चाहता हूं मैडम, ये दुनिया में जो इंसान ये एक बार ये मोदी का बिजनेस को डिटेल्स में समझ लेगा ना, वो भी मेरे तरह डिसीजन इमीडिएटली ले सकते बिजनेस करने के लिए। तो बहुत खुशी से आके फिर बीबी को बोला कि देखो ये बात तो जिंदगी बनेगा और लाखों का इनकम तो होगा। मेरी बेबी मुझे बीबी का ये कहना था कि चुपचाप तुम कुछ करना जरूरत नहीं, तुम दुकान चलाओ और एलआईसी करो। तो वो मेरा ऊपर भरोसा छोड़ देती, विश्वास छोड़ देती कि मुझे क्या ना, बचपन से मैं उनको चकमा कितना दिखाया था कि मैं ये कर दूंगा वो कर दूंगा, मगर हकीकत में कुछ नहीं किया था। तो फाइनली से रिजेक्टेड मी। देन मेरे दोस्त लोगों को बोला, उन्होंने मना कर दिया। मगर सच यही था मैडम, मैं 3 दिन तक यानी कि 72 आवर्स में एक पल के लिए नहीं सोया था। वजह ये था कि मुझे मालूम हो गया था डे वन से मुझे मालूम हो गया था ये बिजनेस मेरा जिंदगी बना देगा, ये बिजनेस मुझे लाखों का इनकम दे देगा। तो उसके बाद मैंने फिर काम शुरू किया। लोगों को बताया, कुछ लोग मेरा कोई रिश्तेदार सबको बताया, तो कोई मुझे विश्वास नहीं किया कि उनका नजर में एक फेल्योर इंसान था। किसको जबरदस्ती ज्वाइन कराया था, मगर उन्होंने फिर छोड़ के चला गया, कोई प्रोडक्ट परचेस नहीं किए। और कुछ लोग आए, कुछ लोग नहीं आए। और लोकल में मेरा भुवनेश्वर में जो था ऑफलाइन, वो भी काम छोड़ दिया। तो फिर समझ में नहीं आया। हाँ, ये मेरा ऑफलाइन जो मिस्टर नायक ना, आपका शायद याद होगा नहीं होगा मुझे मालूम नहीं। मिस्टर नायक मुझे एक मैगजीन दिखाए थे, मोदी के मैगजीन, तो तब जो पुराना था मैगजीन, वो दिखाया, एक फोटो दिखा है। तो बोले कि ये सरिता बगाड़िया, जो संजय बगाड़िया की वाइफ है, सरिता बगाड़िया, वो लिखे थे कि मैं 2 महीना में 30 लाख इनकम किया। तो मुझे लगा अगर ये मैडम कर सकते तो मैं भी करके दिखा सकता हूँ। फिर संजय बगाड़ी के बारे में पता चला, जो हमारा संजय बगाड़ी जीवित है, उनके बारे में पता चला। फिर पूनम बिंदल, वो ईस्ट की बहुत टॉप में जाते थे, पूनम बिंदल एंड संजय बगाड़ा जी। तो मैं बहुत इंस्पायर हुआ उनका स्टोरी पढ़ के। फिर उसके बाद नायक जी क्या किया ना, आपकी फोटो दिखाए। ये बोले कि हमारा सबसे बड़ा ऑफलाइन, ग्रेट ऑफलाइन डॉक्टर सुदेश भार्गव जी, जिनका पहला, आपके मैगजीन में लिखा था कि उनका पहला मंथ की इनकम था 167 रुपीज, और 1.5 साल के बाद उनका इनकम था 1,53,235। मुझे लगा आपको देख के और आपने जो लिखा हो चीज को पढ़ के, मुझे लगा अगर मैडम करके दिखा सकता हूँ, मैं भी करके दिखा सकता हूँ। तो फिर मैंने रिक्वेस्ट किया नायक जी को कि मैं थोड़ा बात कर सकता हूँ। तो नायक जी आपको फोन किया, और डायलॉग मेरा अभी भी याद है। नायक जी आपको फोन लगे, बोले सुरेखा जी नमस्कार, और मेरे पास प्रमोद आचार्य जी हैं, जो जिनका बैकग्राउंड है बिजनेस, कई लाखों के कर्जे में फंसे हुए हैं और लाखों 1 लाख इनकम करने के लिए ज्वाइन किए। तो आप मुझे फोन किए, और आपकी एग्जैक्ट मैं सेंटेंस बताता हूँ, वो दिन का बात मैं नहीं भूलूंगा कभी। आपने, प्रमोद जी नमस्कार, और मैं सुरेखा भार्गव बोल रहा हूँ। मैं आपको 2 चीज बताना चाहती हूँ। नंबर 1, कभी बिजनेस को अंडरएस्टिमेट नहीं करना। नंबर 2, जी जान लगे काम करना, एक ना एक दिन आएगा तुम लाखों में कमाएगा। तो ये बोल के आप फोन काट दिए, या फोन कट गया पता नहीं। तो आप जब ये फोन रखने के बाद मैं इतना एक्साइटेड हो गया, क्योंकि आपकी आवाज में जो दम था ना मैडम, मुझे लगा कि मैं वो लेडी के साथ बात किया जो इंडिया की सबसे बड़ा अंडर है, और 1,53,000 तक कमा रहे। तो मुझे बहुत खुशी लगा, मैं बहुत पागल, मैंने इतना एक्साइटेड हो गया। मैं जाकर मेरा लोगों को भी बताया, मैं सबको बताया कि मेरा घर में बताया कि वो मैडम मुझे फोन किया था, उनका साथ बात हुआ। तो फिर क्या ना, उसके बाद वो नायक जी चला गए। चला जाने के बाद वो मैंने भुवनेश्वर छोड़ के चला गए, सब ऑफलाइन छोड़ा गए। फिर आपके साथ फोन, आपका फोन नंबर मुझे मालूम नहीं था। फिर धीमल जी के बारे में सुना था, उनका फोन नंबर मुझे मालूम नहीं था। तो फिर मैं काम करते चला। अब बहुत चैलेंजेस था बीच में, क्योंकि भुवनेश्वर ऑफिस नहीं था, मैं जाके कोलकाता से प्रोडक्ट लाता था, और बहुत तकलीफ होता था मुझे। लोगों ने सक्सेस स्टोरी से आपका फोटो में दिखा देगा, आपका, संजय का, धीमन जी का और पूनम बिंदल जी का, चारों का फोटो दिखा देगा कि बिजनेस क्या 1.5 साल में बिजनेस बिल्ड किया। मैं आज ये खुशी के साथ बताना चाहता हूँ, जो कनेक्ट मैगजीन है ना, जो मैगजीन, मोदी के मैगजीन, वो सच में हमारे, हम सब के लिए गीता है, कुरान है, बाइबल है। तो इसको रोज पढ़ेंगे, स्टोरी में आपका हिम्मत आएगा। मैं रोज क्या करता था ना, एक स्टोरी पढ़ता था, खुद तो पूछता था अगर वो कर सका तो मैं क्यों नहीं कर सकूंगा। तो इस तरह करते करते फिर फॉरेन ट्रिप क्वालिफाई किया। फॉरेन ट्रिप में आप दोनों के साथ मुलाकात हुआ, आपके साथ, और मैं जाकर आपको परिचय दिया, आपका याद होगा नहीं पता नहीं। मैं बोला कि मैडम मैं उड़ीसा से प्रमोद आचार्य हूँ, और आप मेरा ऑफलाइन है, मैं आपका डाउनलाइन हूँ। तो फिर आप मुझे बहुत वेट किए, बहुत मोटिवेट कराया, मुझे रास्ता दिखाया, मार्केटिंग प्लान समझाए भी, तो कि क्या करने से लाखों में इनकम हो सकता है। तो आप लगातार फिर आते रहे, मुझे सपोर्ट करते रहे। फिर धीमन जी भी वहाँ, धीमन जी भी मुझे सब कुछ सिखाया। बस यही था स्ट्रगलिंग। स्ट्रगलिंग कितना था ना, कुछ मायने नहीं रखता है मैडम, स्ट्रगलिंग से ज्यादा बहुत कुछ मुझे मिला। ये मस्त एनीथिंग एल्स, कुछ और क्या पूछना था? अमेजिंग, अमेजिंग प्रमोद जी। कहाँ से कहाँ, कैसे से कैसे। अब सपने देखना, देखिए मैं आपसे बार बार सुन चुकी हूँ, एक आपका डायलॉग है, पेट डायलॉग है,
दोस्तों सपने सच होते हैं। मैं जानना ओके। चाहूंगी वो जो डायरी आप दिखाते हैं, वो जो लोगों को अपना बिफोर एंड आफ्टर बताते हैं, वो डायरी आपने कब से लिखनी शुरू करी और उस डायरी ने चैलेंजेस ओवरटेक करने में आपकी कैसे मदद करी प्रमोद जी? हाँ, मैं बताने के भूल भी गया था मैडम। जब मैं सुसाइड करने के लिए गया था, उसके बाद जो LIC एजेंसी करने गया, तब क्या हुआ ना, LIC का जो ट्रेनर थे, बहुत बढ़िया ट्रेनर थे। वो मुझे बताया कि सपने सच होते हैं, उनका डायलॉग था। एक्चुअल तब तक मेरा सपने का मतलब यही समझ में था कि रात को नींद में सो के जो देखते हैं वो सपना होता है। एक सपने एक है को उसको देखना पड़ता है, अगर देखेंगे तो पूरा होगा, उसके लिए ड्रीम बनाना होगा, लिखना होगा, गोल सेट करना होगा। ये सब मेरा समझ में नहीं था। तो मुझे बताया कि तुम जो सपना देखते हो एक दिन सच हो सकता है, उसको लिखो, उसका पिक्चर लाके लगाओ, फिर लोगों के नाम लिखो, लिस्ट बनाओ। मैं बोला ऐसे करने से क्या हो जाएगा ना, ऐसे करने से तुम जो सोचेगा हो जाएगा। बट आई डिडंट बिलीव इट। दिस द केस ऑफ 1987। मैं विश्वास नहीं किया। मगर जब जिंदगी में बुरा वक्त में चलता था, मैं एक दिन की बात बताता हूँ। मेरा एक कर्जा था, बहुतों कर्जा था, उसमें छोटा के कर्जा था 47,382 रुपए। वो कर्जा मुझे इमीडिएटली चुकाना था और वो दिन चुकाना था। और वो दिन की हालत मैडम ऐसे था कि मैं शाम को 6 बजे जुगाड़ करते रहूंगा कि रात को क्या खाना है हमारा परिवार में, यही था हालत। तो याद पड़ा वो जो ट्रेनर मुझे LIC ट्रेनिंग दिए थे, वो याद पड़ा 7 साल के बाद। तो फिर मैं रात को बैठ के लिखा कि मुझे कर्जा चुकाना है। और मैंने लिखा था कि कागज में कि मुझे रेडियो खरीद करना है। एक्चुअली हमारे घर में एक रेडियो था, मगर वो ठीक से नहीं बजता था, कभी कभी उसको थापड़ मारने पर बजता था। ऐसा हालत था रेडियो कंडीशन। मैं उसको भी लिखा, मोटरसाइकिल लिखा, घर में रेफ्रिजरेटर नहीं था, जो में तो मेरा कुछ नहीं था, मैं सब कुछ उसमें लिखा। मेरा भी याद है वो 1,17,000 रुपया में टोटल किया था कि मुझे 1 साल का बीच में 1,17,000 मिलेगा। और उसमें एक निहारिका के एक नेकलेस था, 9,000 रुपया बोली थी कि उनका सब सोना गहना बेच के खा लिया था मेरा बर्बाद की टाइम में। सो वो सब लिखा था। तो धीरे धीरे वहां से मुझे भरोसा आया कि सपने सच होते हैं। फिर उसके बाद जब मोदी कैंप में ज्वाइन किया ना मैडम, मोदी कैंप फिर देखा कि वहां लिखा गया, जो मैनुअल था लिखा गया ड्रीम्स एंड गोल्स। तो उसको पढ़ने के बाद मैं पूरा 100% कनेक्ट कर लिया। तो तब से लिखना शुरू किया कि आज मुझे जो जो मिला ना मैडम, सब कुछ मैं 10 साल 15 साल 20 साल पहले लिख के रखा था। मेरा हर लीडर को, मेरा हर ग्रुप के हर लीडर देखे हैं उसको, मैं दिखाता हूँ उसको, फिर लोगों को बताता हूँ कि कैसे सपना सजाना है। क्योंकि देखो सपने बहुत सारे लोग देखते हैं, और दुनिया में 90% लोगों को ये शायद उनका ये मन व्यू है कि सपने सच नहीं होता है। मगर मैं गारंटी दे सकता हूँ सपने सच होता है। वजह यह है कि लोगों जो सपने देखते हैं और सपने तक पहुंचने के लिए जो मेहनत करना पड़ता है, लोगों उतना नहीं करते हैं। और वहां तक पहुंचने के लिए जो चैलेंजेस आएगा बीच में ना, वो चैलेंज मेरा ही कहना, मैं मेरा लोगों को सिखाता हूं कि बीच में जो चैलेंजेस आएगा उसको पहले लिख लो। चैलेंजेस क्या है लिखो, वो चैलेंज से निकलने का क्या रास्ता है वो भी लिख लो। अगर वो पहले से दिमाग में क्लियर हो जाएगा तो आपको रास्ता में वहां तक पहुंचने की उस तकलीफ नहीं आएगा। जैसे हम लोग देखिए, एक एग्जाम्पल देना चाहता हूँ। मान हम लोग घर से निकलते हैं, कभी बारिश का मौसम में हम लोग रेनकोट भी लेते हैं मोटरसाइकिल पैकेट में। इसलिए लेते हैं कि हमको पता है अगर वो चैलेंज आएगा हम उसको पहन के काम चला लेंगे। कभी कभी घर से निकलते हैं हेलमेट लेके निकलते हैं, पर पहनते नहीं हम लोग, क्योंकि हमको मालूम है अगर कोई पुलिस पकड़ लेगा तो हम लोग हेलमेट पहन के काम चला लेंगे, राइट। तो साथ में सब चीज कैरी करके जाते हैं, हमको पता होता है शुरू से। तो बस यही बताना चाहता हूँ, हर सपना, मेरा जो मानना है सपना सच होता है। अगर सही तरीका से सजा लिए, उसके लिए काम किए, तो डेफिनेटली एक ना एक दिन सपना सच होगा। क्यों, मेरा साथ हुआ है, बहुत सारे लोगों के साथ हुआ है। यस मैम। राइट प्रमोद जी, हमने देखा है और आप सपनों को इतने अच्छे से, उसकी इम्पोर्टेंस को इतने अच्छे से डिस्क्राइब करते हैं, और आपका जो वो कन्विक्शन है, आपका जो वो अटूट विश्वास सपने में है, जब आप सपनों पे बात करने लगते हैं तो हर किसी के सपने अपने आप बिल्ड होने लगते हैं और उसका सपनों पर भरोसा बढ़ जाता है। और ये ही कारण है कि आप भी सफल होते चले जा रहे हैं, आपके साथ के लोग भी सफल होते चले जा रहे हैं। बट आपकी सक्सेस का मूल मंत्रा क्या है? ये जो आपने अनोखी सी सफलता बनाई है, एक उड़ीसा के एक शहर में रह करके सारे हिंदुस्तान में जो आपने अपना नेटवर्क बनाया है, तो इसके पीछे मूल मंत्र क्या है सर आपका? ओके, देखिए मैडम, सक्सेस की तो बहुत सारी परिभाषा है। मेरा ये मानना है, एक उड़ीसा में एक बहुत बड़े ग्रेट लीडर थे, बहुत पुराना जमाने की बात बोलता हूं। उनका नाम था मधुसूदन दास, उसे मधु बाबू करके बोलते थे। तो ये बहुत सक्सेसफुल इंसान थे। एक उड़ीसा में एक जूता फैक्ट्री लगाए थे। जूता वो एक्सपोर्ट करते थे, इंग्लैंड को एक्सपोर्ट करते थे तब। तो एक बार जूता का मैन्युफैक्चरिंग में डिफेक्ट हो गया, तो उनका फैक्ट्री में जितना जूता था सब कुछ फेंक दिए थे। उनका स्टोरी में बचपन सुना था।
उनका ये मानना था, उनका स्टेटमेंट एग्जैक्ट क्या था मैं फीलिंग्स बता रहा हूँ, यही था कि हमारा कस्टमर हमारे लिए भगवान होते हैं। अगर उनके लिए जितना कोशिश करो कि जितना उनको खुश करा सके, उनका सेटिस्फाई करा सके, अगर वो सेटिस्फाई हो गए तो बिजनेस अपने आप चलेगा। ये सीख मुझे तब से मिला था। और मैं क्या करता हूँ लोगों के साथ में, दिल से काम करता हूँ मैडम। ये दुनिया की नियम ही होता है, दुनिया की रीति भी यही होता है। अगर आप इसको दिल से चाहते हो ना, दिल से कुछ करते हो ना, वो आदमी आपके लिए अट्रैक्टेड हो जाएगा। तो बस यही है, मैं दिल से काम करता हूँ, लोगों को मदद करना चाहता हूँ। अब मैं दिल से काम करता हूँ, समझे, दिल से काम करता हूँ। दिल से काम करते हैं, पर साथ में मुझे पता है प्रमोद जी आपका ट्रैवल शेड्यूल भी बहुत बहुत आपने अच्छा स्ट्रॉन्ग बड़ा बिजी शेड्यूल बना रखा है। मुझे लगता है आप शायद कभी किसी को ना नहीं देते हैं। अगर कोई भी किसी भी शहर से आपको एक कॉल कर दे कि आपको उसको आपकी एक मीटिंग चाहिए, उसको आपकी मदद चाहिए, तो आपने ज़िंदगी में मोदी केयर करते वक्त कभी किसी लीडर को ना बोला है? नहीं, मैं नहीं, कभी नहीं। अगर ना बोला होगा तो उसको बोल रहा था 1 महीने के बाद जाऊंगा कि 2 महीने बाद जाऊंगा, उसको ना नहीं किया है मैंने। हाँ ये जी। कारण है ना मैडम, देखिए मैं गरीबी दुख भूख ये सब मैं देखा हूँ। मुझे लगता है कि कोई अगर इंसान मुझे बुलाते हैं ना, अगर मेरा पास कुछ भी टैलेंट, अगर उनका पास पहुंच के उनका लोगों को थोड़ी भी कुछ काम पे मोटिवेट कर सका, तो ये मेरे लिए बहुत बड़ी काम होगी। तो मुझे लगता है कि दुनिया में बहुत सारे लोग तकलीफ में है, तो मैं जब तक जिंदा हूं तब तक लोगों के लिए काम करूंगा, चाहे मेरा टीम का हो टीम का ना हो। अगर मोदी के परिवार से है ना, मैं जाऊंगा, सबको मैं मदद करूंगा। बस यही मिशन लेके मैं काम कर रहा हूँ। मुझे याद है प्रमोद जी, जब मैं पहली बार भुवनेश्वर आई थी, मतलब एक बहुत बड़ा अमेजिंग सा एक्सपीरियंस था वो हमारे लिए भी। हमने भी नेटवर्किंग कुछ ही सालों पहले शुरू करी थी, और नो डाउट इसकी बिग पिक्चर हमें पता थी, हम लोगों को समझाते थे, और हमें पता था कि ये प्राउड ऑफ परफॉर्मेंस वाला बिजनेस है, देने का बिजनेस है। बट फिर भी सच तो यही था कि कभी भी किसी डाउनलाइन को कॉफ़ी हम ही पिलाते थे, उसको लंच या डिनर अगर किसी भी रेस्टोरेंट में बैठे हैं तो पेमेंट हम ही किया करते थे। और जब आपके पास आए उस दिन हम लंच करने के लिए गए, और आपने हमें पेमेंट नहीं करने दिया। आपने कहा मैम जब ये अपलाइन पेमेंट करता है तो डाउनलाइन ये साबित कर देता है कि अपलाइन का बिजनेस है, और जब डाउनलाइन पेमेंट करता है तो डाउनलाइन ये साबित कर देता है कि वो खुद का बिजनेस कर रहा है। ये पहली बार किसी ने हमसे कहा था, और किसी ने हमारे को कोई मील खिलाया था। दो प्रमोद जी, वो बहुत अमेजिंग रात थी मेरे और अरुण जी दोनों के लिए। उस दिन आपने हमें अचानक से बहुत बड़ा कर दिया था, हमें ही नहीं इस इंडस्ट्री को बहुत बड़ा कर दिया था, कि अगर हर डाउनलाइन अपने सपनों की जिम्मेवारी खुद लेने लगे, खुद का बिजनेस समझ के करने लगे, ना कि अपलाइन का बिजनेस, तो हर कोई इस बिजनेस में जीत जाए। हमें याद है आपने हमें होटल का पेमेंट भी नहीं करने दिया था। जब हम अगले दिन चेकआउट करने के लिए नीचे पहुंचे थे, उन्होंने कहा कि आपका पेमेंट हो चुका है। और थोड़ी इस मामले में मेरी आपसे बहस हुई थी कि नहीं प्रमोद जी उसकी कोई ज़रूरत नहीं, हमने आज तक भी हम ही करते हैं पेमेंट। बट आपने हमें पेमेंट नहीं करने दिया कि नहीं मैम आप हमारे लिए आए। ये जो ये जो आपकी ओनरशिप है ना, ये जो आपका एटीट्यूड ऑफ ग्रेटिट्यूड है, ये अपना बिजनेस समझने का जो आपका अंदाज है, ये आपका बहुत बड़ा मूल मंत्र है सर। और मैं मुझे पता है जैसे आप हैं वैसे ही आपको लीडर्स मिलते चले जा रहे हैं, और वही चीज़ जब डुप्लीकेट हो रही है तो एक बहुत प्यारा सा बड़ा सादा सा बट बहुत ग्रैंड सा ग्रेट सा नेटवर्क जो है वो आप बना पा रहे हैं। इट्स अमेजिंग प्रमोद जी, आपकी हर बात में जो आप नहीं भी कहते हैं ना, मुझे याद है हम सक्सेस सेमिनार में आए थे, और मुझे पता चला कि सक्सेस सेमिनार के बाद आप लोगों से बात कर रहे थे, एक के बाद एक कोऑर्डिनेट कर रहे थे, और मैं आपसे पूछने लगी कि क्या कोऑर्डिनेट कर रहे हो, कहने लगे बस मैम 5 मिनट रुकते हैं फिर हम चलेंगे, अपन लोग लंच लेने के लिए चलेंगे। और जब मैंने वो 5 मिनट आप जो बात कर रहे थे वो सुना, तो मुझे पता चला कि आपने 350 लोगों का लंच अरेंज किया है। मैंने पूछा इस सक्सेस सेमिनार में लंच इंक्लूडेड है? आप कहने लगे नहीं मैम, जो आउट स्टेशन से आ रहे हैं, बाहर से आ रहे हैं, इतनी गर्मी में आ रहे हैं, वो कहाँ भूखे रहेंगे, उनके खाने का मैंने इंतज़ाम कराया है। मैं आपको बता दूं, मैंने हमेशा से महसूस किया कि नेटवर्क मार्केटिंग में फ्री लंचेस नहीं होने चाहिए, पर मैं आपको कभी नहीं समझा पाई कि फ्री लंचेस नहीं होने चाहिए, और उसका पीछे का दर्द आज पता चला है प्रमोद जी, कि आपने जो 2.5 दिन 3 दिन भूखे रह करके वक्त गुजारा है, आप किसी को भूखा देख नहीं सकते। और मुझे लगता है तब हमने माना या नहीं माना, पर जो लोगों की जो ये जो केयरिंग एटीट्यूड है, ये ही आपका मूल मंत्र बनता चला गया। एक बात और पूछना चाहती हूँ, ना केवल बिजनेस फ्रंट पे प्रमोद जी, ना केवल आप अपने नेटवर्क वालों के लिए बहुत मतलब आप दिल अजीज उन्हीं के नहीं हैं, सारा हिंदुस्तान, ना केवल मोदी केयर बल्कि इस इंडस्ट्री के लोग मैं जानती हूँ आपको बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, बहुत प्यार करते हैं, और आपके एक इशारे पर कोई भी कुछ भी कर सकता है, जैसे अंदाज में लोग आपके दीवाने हैं। तो ये सेल्फलेस एटीट्यूड है, ये कैसे आप उन लोगों का ध्यान रख पाते हैं या क्या करते हैं? आज वो मूल मंत्र बता दीजिए कि लोग आपको इतना प्यार क्यों करते हैं?
हाँ मैडम, उससे पहले मैं थोड़ा आपकी पिछले वाला सवाल का थोड़ा मैं अडन करना चाहूंगा। जो होटल में जो आपका पेमेंट किया था ना मैंने, कि सच यही है मैडम, मेरा बिजनेस आप बिल्ड करने के लिए आए थे। ये मेरा बिजनेस है। अगर मेरा बिजनेस कोई इंसान आता है बनाने के लिए, तो मैं यही किताब में पढ़ा था, ये एक मैनुअल था, मैनुअल में पढ़ा था कि आई एम इंडिपेंडेंट बिजनेस ओनर, ये मेरा बिजनेस है। तो हमेशा मैं मेरा अपना बिजनेस की तरह सोचा, अगर कोई मुझे मदद करता है तो मिनिमम मेरे कटसी होता है, तो उनको थोड़ा ट्रीट करना। और मैं स्पेशल थैंक्स भी देना चाहूंगा मैडम, आपने इतना दूर से, मैं कितना खर्चा किया बड़ी बात नहीं है, मगर आप इतना दूर से मेरा बिजनेस बढ़ने के लिए आए थे, मेरे सपना पूरा करने के लिए आए थे। रियली आई एम वेरी मच ग्रेटफुल टू मैम, रियली वेरी मच ग्रेटफुल टू। अगर आज मेरा कोई आवाज कोई सुनते, मैं सबको ही बताना चाहूंगा दोस्तों, ये बिजनेस हमारा है। अगर ऑफलाइन आते हैं ना थोड़ी मदद करने के लिए दोस्तों, ये भगवान की दया है कि भगवान उन्हें भेजे हैं कि हमको थोड़ा मदद करने के लिए। तो बस हाँ, आपका जो सेकंड क्वेश्चन था कि मैं क्यों लोगों ने मुझे क्यों पसंद करते हैं, मैडम इसका सही जवाब तो लोगों ने दे सकते हैं। प्रैक्टिकली क्या है ना, मैं चाहता हूँ, दिल से चाहता हूँ कि लोगों ने कैसे कामयाब बने। और मेरा टीम में क्या होता है ना मैडम, मैं लोगों की जहां भी जिन्होंने कोई डायरेक्टिव होता है ना, चाहे कितना भी लेवल में क्यों ना हो, 40 लेवल 100 लेवल में भी क्यों ना हो, कोई अगर डायरेक्टर बनता है ना, मैं उनका पास सर्टिफिकेट भेजता हूँ, प्रमोदाचार्य.com के नाम से करके मैं खुद सिग्नेचर करके सर्टिफिकेट भेजता हूँ, जो भी डायरेक्टर से लेके जितने भी जेबीडी तक। और मैं लोगों को थोड़ा फेलिसिएट, सब लोग तो कराते हैं, पूरे हिंदुस्तान में हर अपलाइन तो कराता है। ये खुशी लगता है अपलाइन को कि कैसे लोगों को फेलिसिएट करने के लिए। बस मैं जो करता हूँ दिल से करता हूँ, क्योंकि बिजनेस में एक्चुअल अच्छा बिजनेसमैन में नहीं हूँ, ट्रस्ट मी। मैं बिजनेसमैन, आप मुझे पता नहीं कैसे बिजनेस करना है, मुझे इतना मालूम है कि अगर मैं लोगों को मदद करूंगा, लोगों की मन खुश रहेगा, बिजनेस अपने आप आएगा। आप पूछ सकते हैं, मेरा कोई भी फ्रंटलाइन को पूछ सकते हैं मैडम, मैं कभी किसको पूछा नहीं कि हमारा तेरा बिजनेस कितना हो। मैं जब भी फोन करता है बोलता हूँ, क्या कैसे हो तुम, घर में कैसे हैं, क्या तकलीफ है, मैं क्या मदद कर सकता हूँ बोलो, तो बिजनेस अपने आप ही हो जाता है। ओके, बस यही है मैडम। दिल से चाहते हैं कि लोगों ने कुछ कामयाब बने, कि अगर चाहे मैं बता रहा था ना मैडम, मेरा टीम हो या मोदी का इंटर फैमिली का हो मैडम, लोगों ने रियली बहुत तकलीफ में है, तकलीफ में है कर तो आते हैं ना बिजनेस को। अगर हम सबसे जितने बड़े बड़े लीडर्स है ना, हम सबसे अगर कुछ कुछ थोड़ी थोड़ी मदद मिला, बहुत सारे लोगों की जिंदगी बदल जाएगा। मैं वही चाहता हूँ बस। यस मैम प्लीज। प्रमोद जी, आप कहते हो आप अच्छे बिजनेसमैन नहीं हो, आपको बिजनेस करना नहीं आता, पर मुझे लगता है आपको प्यार करना आता है और शायद उतना ही काफ़ी होता है बिजनेस करने के लिए। स्पेशली नेटवर्क मार्केटिंग में तो अगर सेल्फलेस अप्रोच के साथ, अगर बिना अपने बारे में सोचे दूसरों का के बारे में सोचना आ जाए, तो बिजनेस अपने आप हो जाता है, और आप इस बेसिक रूल को फॉलो करते हैं। मैं कितना शुक्रिया कहूँ आपका इस बात के लिए, मैंने भी आपसे बहुत कुछ सीखा है प्रमोद जी। ये सब आपने किया, एक हमने बात नहीं करी, मुझे पता है, पर हमारे दर्शकों के लिए बता दीजिए, क्या-क्या पाया आपने नेटवर्क मार्केटिंग से, क्या-क्या पाया आपने मोदी केयर से? मैडम ये बताइए कि मुझे क्या नहीं मिला, मुझे सब कुछ मिला, मुझे जरूरत से ज्यादा मिला मैडम, ये इंडस्ट्री ने सब कुछ दिया है, सब कुछ। ये 22 साल हो गया मेरा काम करना, 22 साल में 22 बार फॉरेन ट्रिप किया। आज को 18 साल हो गया, करीबन 18 साल हो जाएगा, मैं बिजनेस क्लास में ट्रैवल करता हूँ मेरा बेबी को लेके। तो फिर घर में 4 घर बनाया, अभी मेरा जो घर बनना है अभी काम चलता है उसका। तो अभी जो घर बनना है वो घर का रफली मैं एस्टिमेट करता था, वो 3 करोड़ 30 लाख तक जाएगा वो। मेरा अभी याद है कि मैं एक दिन घर की किराया देने के पास में पैसा नहीं था, तो ये बिजनेस मुझे वो दिलाया। साथ में गाड़ी खरीद किया, 7 कार्स जीप खरीद किया मैंने, और उसमें एक ई क्लास मर्सिडीज भी है। और वो गाड़ी का चाबी समीर जी के हाथ से मुझे मिला था कहीं 8,000 लोगों के सामने, और आपके सामने आप भी थे उस दिन थे। और ये भी दिया। फिर इनकम तो आप जानते हो मैडम, एक 15-20 आईएएस अफसर मिलके जितना कमाते हैं उतना इनकम तो हो ही जाता है। तो आज ये दिया, मान सम्मान दिया, लोगों की प्यार मिला। अब मुझे लगता है कि मैडम ये दुनिया के सबसे तकदीर वाला अपलाइन हूँ कि मेरा टीम के इतने अच्छे लोग हैं, इतने अच्छे लोग हैं मेरा टीम में। फिर धीमन जी मिले, धीमन सा ट्रेनर मिले, फिर आप जैसा गुरु मिले, मेंटर मिले, आप जैसा मोटिवेटर मिले। जानते हो मैडम, मेरा जो सपना आप ही बनना है, अगर आपके साथ जो भी मुलाकात होता था ना, आप मेरा सपना बना के चला जाते थे। फिर जब बुरा वक्त चलता था मैडम, बुरा वक्त जब चलता था जिंदगी में, तो मैं बताता हूँ, कर्नाटक की जो लीडर्स है ना, कर्नाटक के लीडर्स, फिलिप नैना जी, राजीव विजय चंद्रू, उनका टीम, फिर बीबी पांडे जी। अब बीबी पांडे जी बनारस की मेरे भाई जैसा है, भाई से बढ़कर है वो। तो फिर शोभा जी भी, दिल्ली से शोभा जी है। मैं सबसे सीखा, सब लोग से मैंने सीखा। फिर जो नया नया लीडर फिर आए, जैसे तरुण जी, मनोज जी, अल्पेश जी, मनीष जी, मुनीष जी, रंजीत जी,
फिर आभा मैडम, जितेंद्र जी, और फिर रवीश, राजेश जी, अनुप जी, और अरुण अरुण कुमार थे पाटना की। वो हम सब इतना, मैं सबसे सीखा हूँ मैडम, सबसे मैं सीखा हूँ, सबसे सीख सीख के मैं यहाँ तक आया। और बस ये भी दिया, इतना बड़ा दोस्ती, इतना बड़ा सर्कल कभी नहीं मिलता, कभी नहीं मिलता मुझे। और मैं इंडस्ट्री की जो मालिक है ना मिस्टर के मोदी जी, जिंदगी में पहली बार मैं कोई इंडस्ट्रियलिस्ट के साथ बैठ के डाइनिंग टेबल में खाया, उनका पास बैठा। ये मुझे कभी अभी बोलने में मुझे विश्वास भी नहीं होता कि मेरी जिंदगी में भगवान इतना मुझे वरदान दिए थे कि मोदी का की वजह से मुझे सब कुछ मिला, सब कुछ मिला, जरूरत से ज्यादा मिला मुझे। फिर बताओ और क्या पूछना चाहते हैं मैडम, बोलिए। अमेजिंग अमेजिंग प्रमोद जी, आपने ना कभी क्रॉस लाइन को क्रॉस लाइन माना ही नहीं। मुझे पता है जितने भी मेरे मेन मेन लीडर हैं, शायद मेरा उनके पास कॉल पहुंचे कि भैया अब तुम्हें जीबीडी जाना है, उससे पहले आपका कॉल उनके पास पहुंच जाता है कि भैया कब जीबीडी जा रहे हो। आप अपने क्रॉस लाइन तक से एक अपलाइन की तरह एक्सपेक्टेशन रखते हो, उनको कॉल करते हो, उनको मोटिवेट करते हो। मुझे याद है, मतलब आप एक तरफ रात को जब मेरे से बात हो रही होती है तो कहते हैं सुरेखा जी बहुत मुश्किल है व्हाट्सएप पर इतने घंटे रहना। अब मेरे को व्हाट्सएप, मतलब मैं व्हाट्सएप से मैं बहुत कंफर्टेबल नहीं होता हूँ। सब व्हाट्सएप पर इतने मैसेज आते हैं, इतने ग्रुप में ऐड हो गया हूँ, लोगों ने ऐड कर लिया है, लोग मैसेज डालते हैं। आप मेरे को रात को ऐसे 10 मिनट ये बोल रहे होते हैं, और अगले दिन सवेरे बैठ करके मैं देखती हूँ आधा घंटा 1 घंटा हर एक व्हाट्सएप ग्रुप पर आप अपने अपलाइन, डाउनलाइन, क्रॉस लाइन सब ने जो पोस्ट डाल रखी होती हैं उनको एक्नॉलेज कर रहे होते हो, उनको अप्रिशिएट कर रहे होते हो। आप आउट ऑफ द वे जाते हो लोगों को खुश करने के लिए, आप आउट ऑफ द वे जाते हो लोगों को प्लीज करने के लिए, और ये ही है जो लोगों का दिल जीतने में आपकी मदद कर रहा है। आपने चाहा नहीं, आपका इरादा दिल जीतना नहीं था, आपका तो ये बेसिक ही है। मुझे लगता है ये आपने अपने फादर से लिया है। आप लोगों की मदद करते जाते हैं और दिल तो अपने आप जीतते चले जाते हैं। प्रमोद जी, एक बात और पूछना चाहूंगी। आप बड़े मशहूर हैं कि आपने कभी कोई शॉर्टकट नहीं लिया। मतलब मैंने एथिक्स के अलावा आपको कभी कुछ करते नहीं देखा। जैसे मैं हूँ, हम हैं, मैक्सिमम जो लीडर्स होते हैं हम मार्केटिंग प्लान ड्रिवन होते हैं। हमें जो प्लान कहता है हम वो करते हैं, जो भी मार्केटिंग प्लान सजेस्ट करता है हम वो करते हैं। पर एक आप इकलौते हिंदुस्तान के ऐसे लीडर हो, मेरे ख्याल से इस इंडस्ट्री के इकलौते ऐसे लीडर हो जो प्लान से भी ड्राइव नहीं होता है, जो सिर्फ राइट और रॉन्ग की अपनी डेफिनेशन के साथ चल करके अपना नेटवर्क जिसने बनाया है। तो अपने एथिक्स और इंटीग्रिटी के बारे में कुछ बताएंगे? देखिए मैडम, इंटेग्रिटी, एथिक्स एंड ऑनेस्टी ये एक इंसान के लिए बहुत जरूरी है। इसलिए मैं बात बताना चाहता हूँ मैडम, ये दुनिया की हर इंसान ये चाहते कि उनके आसपास लोग कैसे उनके लिए ऑनेस्ट रहे। फिर ये दुनिया की जो सबसे बदमाश इंसान है, सबसे बदमाश, हो सकता है उनका प्रोफेशन बहुत बदमाश है, बहुत खराब है, वो भी चाहते हैं उनके ड्राइवर, उसकी कुक, उसके आसपास लोग ऑनेस्ट रहे। अगर के बदमाश लोग इसका वैल्यू समझ सकता है तो हम लोग क्यों समझ नहीं सकते कि ऑनेस्टी पास में जरूरी है। फिर आपका एथिक्स, एथिक्स एक प्रिंसिपल होता है जो अंदर की हमारा आत्मा के कुछ प्रिंसिपल होता है कि मुझे ये चीज करना है, ये चीज नहीं करना है। और इंटेग्रिटी ये होता है मैडम कि देखो बात क्या है ना, हम लोग क्या गलत कर रहे हैं किसको पता नहीं होता है, और हमको तो पता होता है ना एटलीस्ट कि हम गलत काम कर रहे हैं। तो उससे जितना दूर रहेंगे उतना हमको जिंदगी में कामयाब मिलेगा। और मैडम ये बताना चाहता हूँ, मैं एग्जाम्पल देना चाहता हूँ कि अगर कोई जिन्होंने एवरेस्ट के ऊपर जाते हैं ना, उनको ऑक्सीजन जरूरत पड़ता है, मगर शुरुआत में ऑक्सीजन कोई जरूरत नहीं है, मगर फिर भी ऑक्सीजन सिलेंडर साथ में लेके जाते हैं, क्योंकि अगर ऑक्सीजन साथ में नहीं लेंगे ना तो कभी ऊंचाई तक जा नहीं सकते। इसी तरह शुरुआत में हो सकता है जो इंटेग्रिटी, ऑनेस्टी, एथिक्स की वैल्यू पता नहीं चलता है लोगों को, अगर शुरुआत में नहीं रहेगा ना इंसान के साथ, वो कभी ऊंचाई तक जा नहीं सकता। अगर बाई चांस कभी कभार चल भी गया तो गिरेगा, एक ना एक दिन गिरेगा जरूर। बस मेरा ही मानना है। बिल्कुल बस सटीक सटीक, क्या उदाहरण दिया है आपने प्रमोद जी। अमेजिंग। आई एम थ्रिल्ड। इतना कुछ आपने किया है प्रमोद जी, और बेसिक्स को फॉलो किया है, और लगातार एक माइंडसेट के साथ करते चले गए हैं। अब आपके कौन से ड्रीम्स हैं जो पूरे करना चाहते हैं? आपका क्या विजन है मोदी केयर को और इस इंडस्ट्री को लेकर के, प्लीज शेयर कीजिए। मोदी केयर को लेके मोदी का तो बहुत आगे जाएगा मैडम, बहुत आगे जाएगा। मेरा एक में आपको कई बार शेयर किया था, कई बार शेयर किया था कि मोदी केयर कंपनी का जितना ब्रेक इवन पॉइंट है, वो जो भी खर्चा आता है वो मेरा ग्रुप से आना चाहिए। और ये पता नहीं अभी आता होगा नहीं होता होगा, मगर मैं एक ना एक दिन करके दिखाऊंगा, क्योंकि आज में मैडम मैं जो हूं ना मोदी केयर की वजह से हूं। अगर इतना रिटर्न में दे नहीं सका ना मोदी केयर को, तो मैं शांति से भी दुनिया छोड़ के जा नहीं सकता, मगर ये मैं करके दिखाऊंगा। कंपनी का जो भी खर्चा, जो भी उनका ब्रेकिंग पॉइंट, वो हमारा ग्रुप के सेल से आना चाहिए। बस एक मिशन है। और ये जो इंडस्ट्री ना मैडम,
ये कितना बड़ा, जैसे तो सुना जाता है कि 65,000 करोड़ होगा, मगर मेरे हिसाब से मैडम ये कई हजार करोड़ होगा, हिंदुस्तान में कई हजार करोड़ जाएगा। तो ये एक विजन है। और मेरा पर्सनल टारगेट मैडम, पर्सनल टारगेट मेरा तो 1 करोड़ की इनकम चाहिए, और वो भी जल्दी चाहिए, वो जल्दी चाहिए, मैं करके दिखा दूंगा, ठीक है। वो बस ये है। फिर 100 LP लेग का मेरा टारगेट है, 100 LP लेग में लूंगा, राइट। ये बहुत मेरा ज़्यादा। टारगेट है। और एक टारगेट था कि मेरा ग्रुप में कम से कम 1 लाख, 1 लाख लोग, सॉरी, 1,000 लोग लाखपति बनेंगे। वो तो मैं जितना भी फाउंडेशन डाला हूँ ना, वो सब तो बन ही जाएंगे। वो बन चुका, वो बन जाएंगे, उनका माइंडसेट हो चुका, बन जाएंगे। वो बस यही है। बिल्कुल प्रमोद जी, आपकी इन्हीं सब माइंडसेट और इन्हीं दुआओं के कारण समीर जी हमारे साथ हैं। और समीर जी हर वो चीज़ कर रहे हैं जो इस बिज़नेस के, आपके, मेरे, हमारे सबके सपनों को पूरा करने के लिए ज़रूरी है। हर चीज़ वो होती चली जा रही है। तो जो भी आपके माइंड में जो भी नंबर है, जो भी फिगर है, जो भी आंकड़ा है, हर सपना सच हो जाएगा। और 1 करोड़ आपके जैसे लीडर के लिए बहुत छोटी बात है, वो कोई बहुत ज़्यादा दूर की बात नहीं है। प्रमोद जी, अपने ये अपने फैंस को, अपने दर्शकों को क्या मैसेज है जो आप देना चाहेंगे? मेरा यही मैसेज है। जैसे मेरा हमेशा बोला करता हूँ, मेरा ग्रुप लोगों को बोला करता हूँ, सपने सच होता है कि सपना दिखना पहले सीख लो। पैसा तो खर्चा नहीं होगा सपना देखने के लिए। अगर सपने नहीं देखते तो बड़ा बड़ा चीज हासिल कर नहीं सकते हो। पहले सपने देखना, सपना तक पहुंचने के लिए कितना टाइम लगा वो डिसाइड करो। चैलेंज क्या क्या आएगा, मैं बार बार बोलता हूं व्यूअर्स को कि चैलेंज क्या क्या आएगा, हर चैलेंज को आपको कागज में लिखना है। हर चैलेंज की जवाब क्या होगा वो भी लिखना है, उसका सोल्यूशन क्या लिखना है। हमेशा जिंदगी में अगर मंजिल में पहुंचना चाहते हो ना, पास में प्लान ए होना चाहिए, प्लान बी होना चाहिए, प्लान सी होना चाहिए, प्लान डी होना चाहिए। ये अगर फेल हुआ तो फिर दूसरे में काम करेंगे। कभी हिम्मत नहीं हारना। देखो, ये दुनिया में सच्चाई है दुनिया की। आज मैं गर्व महसूस करता हूं बताने की कि मैं एक नेटवर्कर हूं, डॉक्टर फ्री मोदी का मैं काम करता हूं। दोस्तों, इंडस्ट्री इतनी बड़ा है ना, इतने बड़ा है ना, जो आप कभी सोचे नहीं होंगे तो आपको मिल सकता है, इंडस्ट्री दे सकता है। अभी बारी है आपकी सवाल, अभी सवाल आते हैं आप लोग के बारे में। अगर आपके पास चाहे कितना भी तकलीफ क्यों ना हो, आज कितने भी तकलीफ में क्यों ना हो, फ्रेंड्स जस्ट सिंपली ट्रस्ट मी, जी जान लगाकर काम करेगा ना, आप ही, हर इंसान है, दुनिया की हर इंसान एक एक कामयाब इंसान बन सकता है, लाखों की इनकम कर सकता है, अपनी जिंदगी की हर सपना को पूरा कर सकता है, हर प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता है। बस मैं यही मैसेज देता हूं लोगों को, कभी जिंदगी में हिम्मत नहीं हारना, कभी भी हिम्मत नहीं हारना दोस्तों। अगर कभी हिम्मत, कभी डर जाते हो ना, कोई मुझे फोन भी लगा देना, मुझे फोन भी लगा देना दोस्तों, हारने नहीं दूंगा मैं आप लोग को। ना आपकी ऑफलाइन हारने देंगे, ना सुरेखा जी हारने देंगे, ना हम लोग हारने देंगे। जितना जिंदगी में जितना गारंटी है, ये सक्सेस इज गारंटीड लाइफ माय डियर फ्रेंड्स। बस यही बताना चाहता हूँ व्यूअर्स को। बहुत सारे कारण हैं प्रमोद जी की दूसरी जो नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री के लोग हैं वो रश करते हैं, वो मोदी केयर से जलते हैं। उसमें से एक कारण ये है कि हमारे पास प्रमोद आचार्य जी हैं। थैंक यू सो वेरी मच, थैंक यू सो वेरी मच प्रमोद जी। कोई और मैसेज, लास्ट मैसेज आप कुछ कहना चाहते हैं किसी के लिए? यस, मैं ये कहना चाहूंगा कि सच में अगर मैं आज हूं ना, बहुत सारे लोगों के लिए हूं। मैं पहले थैंक्स देना चाहूंगा इंटर मोदी परिवार को, के मोदी जी, उनके परिवार, और समीर सर और मैनेजमेंट, हमारा जो ऑल सीएसओ, ऑल मैनेजर्स, नई मैनेजर्स, पुरानी मैनेजर्स, हमारे जो पैकर, जो प्रोडक्ट भी पैक कर देते ना मैडम, सच में अगर उन्होंने हमारा जिंदगी में नहीं आते तो हम लोग कभी ये तक यहाँ तक नहीं पहुंचते। आप देखे होंगे, पूछ लेंगे मेरा अपना लीडर्स लोग को, हमारा मैनेजर को पूछ लेंगे, मैं जब ऑफिस के अंदर घुसता हूँ ना, मैं सबसे पहले ग्रीट करता हूँ सीएसओ को, ग्रीट करता हूँ जो पैकर्स है ना, मैं उनको जाकर नमस्ते करता हूँ, उनके साथ हाथ मिलाता हूँ। तो क्योंकि उनके बिना हमारा जिंदगी तो टोटली अधूरी होता। तो ये तो मेरा, आई एम एवर पर ग्रेटफुल फॉर ऑल ऑफ देम। कभी भी मैं उनका ऋण भी चुका नहीं सकता हूं मैंने। ओके, तो बस। और मैडम, ये बताऊंगा कि देखो, आपका तारीफ आपके सामने में क्या करूंगा, मगर यही बताना चाहता हूँ मैडम, मेरा तकदीर बहुत अच्छा था कि आप जैसे अपलाइन मिले मुझे, आप जैसे अपलाइन मिले। और सच में मैडम, इसे सच में मैडम, आप मुझे जितना मदद किया ना, मैं चाहूंगा भी तो फिर आपका कर्जा मैं चुका नहीं सकता हूँ। ये सोच लो कि हर एक जब अचीवमेंट है ना, उनके कहीं ना कहीं आप ड्रीम बना लिए थे, और आपकी मदद मिला था, आपकी दुआ मिला था, आपके गाइडेंस मिला था। यही समझ लो मैं आपका प्रोडक्ट हूँ मैडम, मैं आपकी प्रोडक्ट हूँ। प्रमोद जी, बताइए। आपका आपका 1 करोड़ का चेक ना मेरा सारा कर्ज चुका देगा। थैंक यू मैडम, हो जाएगा, हो जाएगा। आपने सच तो कुछ यही सिखाया है, ना। सच तो यही है, आपकी सफलता ने सारा कर्ज ऑलरेडी चुका दिया।
एक अपलाइन इससे ज़्यादा एक डाउनलाइन से कुछ नहीं चाहता कि वो बहुत सफलता पाए, सारे सपने पूरे हो जाएं। आपने जो भी कहा ना, आपके पास जो भी गाड़ियां हैं, घर है, मैं आपको बताऊं सबसे बड़ा आपके पास क्या है। आप जब बच्चे थे आप भूखे रहे, आप जब बच्चे थे आप फीस नहीं चुका पाए। आपके दोनों बच्चों को जिंदगी में किसी चीज की कोई कमी कभी नहीं होगी। ये आपने कर्ज चुका दिया, ये करके मेरा कर्ज चुका दिया सर। एक डाउनलाइन सफल हो जाए, उसकी अगली पीढ़ी खुश हो जाए, उसकी पीढ़ी को अगली जिंदगी में कभी परेशानी किसी तरीके की नहीं हो। एक डाउनलाइन जब ये कर्ज आता है ना, उस वक्त वो अपने अपलाइन का सारा कर्ज चुका देता है। और आपने तो पहले दिन से, मुझे याद है जब हम पहली बार मिले थे ना, आपने मुझे सोने की एक अंगूठी दी थी। प्रमोद जी, मुझे किसी ने तब तक कुछ गिफ्ट नहीं दिया था, किसी ने नहीं, किसी डाउनलाइन ने नहीं। आप वो पहले डाउनलाइन हो जिसने मुझे वो सोने की अंगूठी दी थी। और मैं और अरुण जी मना करते रह गए थे, और आप और निहारिका जी खड़े हो गए थे कि अगर हम ये अंगूठी नहीं लेंगे तो आप हमसे बात नहीं करोगे। और वो मैंने अंगूठी सालों पहनी, तब तक पहनी जब तक वो टूट नहीं गई। मेरे लिए वो बहुत लकी रही, मोदी केयर के लिए वो अंगूठी बहुत लकी रही, क्योंकि वो सिर्फ अंगूठी नहीं थी, उसमें आपका बहुत सारा प्यार, उसमें आपका सारा ग्रेटिट्यूड, उसमें आपका सारा का सारा जो इस बड़ी सोच जो आपकी है खुद के बिजनेस ओनर होने की, वो सब उसमें समाई थी। प्रमोद जी, शुक्रिया तो हमें कहना है, शुक्रिया तो मोदी केयर को आपका कहना है, शुक्रिया तो इस इंडस्ट्री को आपका कहना है। इस इंडस्ट्री में आप जैसे लोग हो तो राइट चैप्टर्स हैं, इस इंडस्ट्री में आप जैसे लोग हो तो राइट लेसन्स हैं। इस इंडस्ट्री में प्रमोद आचार्य जी हैं तो सही मिसालें हैं। वो सही मिसाल बनने के लिए आपका शुक्रिया, इस चैनल पे आने के लिए शुक्रिया। फिर मिलते रहेंगे प्रमोद जी। थैंक यू सो वेरी मच। थैंक्स अ लॉट। थैंक यू मैडम, थैंक यू सो मच। अमेजिंग। दोस्तों, देखा आपने, एक व्यक्ति अपनी कुछ सादी सोच से बड़ी थिंकिंग के साथ क्या नहीं चमत्कार कर सकता। आज जिंदगी में उनके पास सब कुछ है, सब कुछ पा लिया है। वो जो लोगों के लिए कुछ करना चाहते थे वो करने की काबिलियत भी उनमें है, और करते भी चले जा रहे हैं। आज नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री, अगर आज मोदी केयर प्रमोद आचार्य जी की जिंदगी बदल सकता है, तो दोस्तों किसी की भी जिंदगी बदल सकता है जो सही सोच को अपनाने को तैयार है। जैसा कि मैं अपने लेजेंडरी टॉक का एंड प्रोस्पेक्टिंग स्टोरी से करती हूँ कि उन्हें साइन अप कैसे किया गया। आइए बताती हूँ प्रमोद आचार्य जी कहाँ मिलते हैं। आप सब जानना चाहते होंगे कि हम कहाँ से लाएं, हमारे नाम का प्रमोद आचार्य कहाँ है। मैं बताती हूँ किन खानों में मिलते हैं प्रमोद आचार्य जी। दोस्तों, मैंने पिछले सेशन में आपको बताया था कि मैंने धीमंत और रश्मि को साइन अप किया था मुंबई में। धीमंत और रश्मि हमें मिले मुंबई में। धीमंत और रश्मि बिल्कुल एक मेथोडिकल लीडर हैं। वो जो भी जैसा जैसा सिखाया गया वैसा का वैसा करने वाले लीडर हैं। उन्होंने वार्म सर्किल की लिस्ट बनाई। ज्यादातर लोग ये करते हैं कि लिस्ट बनाने लगते हैं तो अपने वार्म सर्किल में से रिजेक्शन मिलेगा, उस रिजेक्शन के फियर से वो लोग अपने अपनों की लिस्ट नहीं बनाते, दूर दूर दराज के लोगों की या अननोन लोगों की कोल्ड सर्किल में सीधे जाने की बात करते हैं। पर धीमंत और रश्मि ने जैसा सीखा था कि वार्म सर्किल की लिस्ट बनाओ, उन्होंने लिस्ट बनाई और उस लिस्ट में अपने एक दोस्त राजन भगत का नाम लिखा। राजन भगत को कॉल किया, एक कॉल किया गया, राजन भगत ने मना कर दिया, दूसरा कॉल किया गया, मना कर दिया, थोड़े दिनों बाद फिर फॉलोअप किया। धीमंत रश्मि जिन्होंने कभी भी बेसिक को छोड़ा नहीं, तीसरे फॉलोअप पे राजन भगत ने उन्हें अपने घर दादर आने के लिए बुलाया। ये लोग दादर गए, दादर में जाकर के मीटिंग करी। मीटिंग में राजन भगत जी को समझ में आया, उन्होंने इस बिजनेस को ज्वाइन किया। फिर मिलने लगे ये लोग हर हफ्ते, हफ्ते का एक दिन धीमंत एंड रश्मि कपाड़िया जी ने दे दिया था राजन भगत जी को। दोस्तों, राजन भगत इस बिजनेस को करने लगे। धीमंत रश्मि कपाड़िया हर हफ्ते उनके पास जाने लगे। होम मीटिंग्स पे होम मीटिंग्स होने लगी और राजन भगत के कई एक डाउनलाइन बनने लगे। धीमे धीमे लोग बन रहे थे, एक के नीचे एक बहुत सारे नेटवर्क डेवलप हो रहे थे। और उसी में ही राजन भगत के नीचे कोई 12वें 13वें नंबर पे प्रमोद आचार्य जी साइन हुए। पर तब तक राजन भगत जी के क्योंकि ज्यादा नेटवर्क डेवलप नहीं हो रहे थे, या जो भी कहो कि उनमें वो पेशेंस नहीं थी, करीबन 7-8 महीने बाद राजन भगत जी ने अपना फोकस चेंज कर दिया। वो अपनी जो नौकरी करते थे उस नौकरी में ही लग गए। पर दोस्तों, धीमंत और रश्मि कपाड़िया ने टैप रूट प्रिंसिपल को काम में लिया। वो नीचे कौन एक्टिव है उनके साथ काम करने लगे, तो उन्हीं में से एक प्रमोद आचार्य जी निकल करके आए। और आज जो भी है, रेस्ट इज हिस्ट्री। राजन भगत तब मोदी केयर छोड़ गए थे, उन्होंने रिन्यू भी नहीं कराया था। आज वो मोदी केयर में नहीं है, वो आज प्रमोद आचार्य जी के अपलाइन नहीं है। पर इतने सालों बाद उनको समझ में आया कि बिजनेस में गलती हुई थी, वो उन्होंने फिर से मोदी केयर ज्वाइन किया है और आज की तारीख में वो फिर से एक सीनियर डायरेक्टर मोदी केयर के बन चुके हैं।
दोस्तों पेशेंस रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप पेशेंस रखिए, आप नेटवर्क बनाइए और उस नेटवर्क पे भरोसा रखिए, लगातार मोदी केयर करते जाइए। और अगर इसी तरीके की स्टोरीज जानना चाहते हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल पर बने रहिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, आगे बढ़ते जाइए। हैप्पी नेटवर्किंग।